हेलो फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास ईयर्थ एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का चैप्टर 5। इसके पहले चैप्टर 4 तक ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, पहले बुक से पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको अपने नोट्स बनाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, यानी 1857 में जो जनता और सैनिक विद्रोह हुए थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नवाबों की छिनती सत्ता, यानी अंग्रेजों के प्रभाव बढ़ने से नवाबों की सत्ता छिन गई थी। शासक के दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट की तैनाती। पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंट किसे कहते हैं। तो रेजिडेंट की तैनाती से स्वतंत्रता कम हो जाएगी, शासकों की स्वतंत्रता कम हो जाती थी। राजस्व वसूली के अधिकार छीन लिए जाते थे और जो मुगल बादशाह होते थे इनका नाम सिक्कों से हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद लाल किला खाली हो गया। वंशज बादशाह नहीं होगा, केवल राजकुमार होंगे। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद इनके जितने भी वंशज होंगे वो बादशाह नहीं बनेंगे, केवल राजकुमार ही रहेंगे। स्थानीय शासक के हित प्रभावित हुए। जैसे झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, पति की मृत्यु के बाद दत्तक पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाए, यानी इन्होंने ऐसा कहा कि इनके पति की मृत्यु के बाद इनके पुत्र को उत्तराधिकार का अधिकार दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ठुकरा दिया। नाना साहब, पिता की मृत्यु के बाद पेंशन बंद कर दी गई इनकी अंग्रेजों ने, यानी अंग्रेजों ने इन नाना साहब को इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्हें राजा नहीं बनने दिया। अवध 1801 में सहायक संधि के अंतर्गत मिला लिया गया, यानी अवध को भी इन लोगों ने सहायक संधि से मिला लिया। 1856 में अवध को कुशासन, कुशासन यानी शासन ना करना, तो इन्होंने आरोप लगाया कि वहाँ के जो राजा हैं उन्हें राज्य करना नहीं आता, तो कुशासन का आरोप लगाकर कंपनी ने हड़प लिया। फिर देखते हैं सिपाहियों और किसानों पर क्या प्रभाव पड़े। तो किसान और सिपाही, भारी भरकम लगान और कर वसूला जाने लगा। महाजनों से कर्ज लेना पड़ा किसानों को और इनकी ज़मीनें हड़प ली गई। जब ये कर्ज नहीं ले पाते थे तो महाजन किसानों की ज़मीन हड़प लेते थे। किसान और जमींदार इससे बहुत ज़्यादा परेशान थे। सिपाही वेतन भत्ते और नस्लीय में भेदभाव से परेशान थे, यानी सिपाहियों में भेदभाव किया जाता था, इनके वेतन भत्ते में भेदभाव किया जाता था। धार्मिक भावनाएं, मान्यता, इनकी मान्यता थी कि समुद्र पार जाने से, यानी समुद्र को पार करके जाने से इनके जाति धर्म नष्ट हो जाएंगे और इसीलिए ये थल रास्ते से जाना चाहते थे, चाहते थे समुद्र मार्ग से नहीं। फिर 1824 में वर्मा का युद्ध हुआ। वर्मा यानी म्यांमार, तो इन्हें समुद्र पार के रास्ते से भेजा गया। फिर सैनिक गांव की दुर्दशा से आहत थे, यानी परेशान थे। फिर 1856 में नया कानून बनाया गया। नौकरी करना है तो समुद्र पार जाना होगा, यानी जो भी सिपाही थे इनकी धार्मिक मान्यता थी कि ये समुद्र पार करके कहीं और नहीं जाएंगे, यानी समुद्र पार करने से इनकी धार्मिक नष्ट हो जाएंगे, इनके धर्म। लेकिन अंग्रेजों ने कानून लाया कि अगर नौकरी करनी है तो समुद्र पार जाना होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर सुधारों पर प्रक्रिया। 1830 के बाद ईसाई मिशनरियों को छूट दी गई धर्म प्रसार की, यानी ईसाई जो भी ईसाई धर्म का प्रचार करते थे उनको छूट दिया गया अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। 1850 उत्तराधिकार। किसी अन्य धर्म को अपनाने से उत्तराधिकार समाप्त और ईसाई धर्म को अपनाने पर भी उत्तराधिकार समाप्त नहीं होगा, यानी अंग्रेजों ने ये नियम बनाए कि जो भी ईसाई धर्म अपनाते हैं तो भी उनके पूर्वजों में उनका अधिकार समाप्त नहीं होगा और यदि कोई अन्य धर्म अपनाते हैं तो उनका उत्तराधिकार समाप्त हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन दिया। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया और विधवा पुनः विवाह को मान्यता दी। फिर देखते हैं जनता की नज़र से। 84 नियम अंग्रेजों ने बनाया, इससे हिंदू व मुस्लिम वर्ग पर कुछ बातें थोपी गई। 84 नियम या महाराष्ट्र के ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे के पुस्तक माझा प्रवास में लिखा है, इंपॉर्टेंट है। फिर सूबेदार, इसने एक संस्मरण स्मृति लिखी। सीताराम पांडे ने अपना संस्मरण 1861 में लिखा। अवध का विलय हुआ, बहादुर शाह सम्राट सम्मान में कमी। जो सीताराम पांडे थे इन्होंने फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, ये भी एक संस्मरण लिखा अवधि में, और नॉर्गेट ने इसे अंग्रेजी में अनुवाद किया। सीताराम पांडे 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही थे और 1860 में ये सेवानिवृत्त में हुए। फिर यहाँ देखते हैं एक स्टोरी है, शायद आप लोगों ने सुनी होगी, तात्कालिक कारण सैनिक विद्रोह का। चर्बी वाला कास्तूर, यानी चर्बी में गाय और सुअर की चर्बी, यानी कारतूस होता था जिसे सैनिकों को अपने दांतों से खोलना होता था। तो ऐसा वहम फैला था कि जो भी कारतूस है उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। तो जो भी हिंदू और मुस्लिम सैनिक थे उनके धर्मों में गाय और सुअर को छूना या उनको खाने जैसा सोचना भी पाप है। तो इसीलिए हिंदू मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावना भड़की और कारतूस खोलने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने फिर इन्हें धमकी दी कि नौकरी से निकाल देंगे या फिर सजा देंगे, और इससे ही विद्रोह शुरू हुआ। फिर देखते हैं सैनिक विद्रोह जन विद्रोह में कैसे बदला। सबका शत्रु EIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज ही थे। इसका कारण था कि 100 वर्षों तक अधिशोषण इन्होंने 100 वर्षों तक जितने भी किसान थे, सैनिक थे, सबका अधिशोषण किया और जिससे सैनिक विद्रोह को जन विद्रोह में बदल दिया। यह शुरू मेरठ से हुआ था और मेरठ से दिल्ली पहुंचा। फिर 29 मार्च 1857 में बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी हो गई, यानी मंगल पांडे थे तो जो भी एक सैनिक था, अंग्रेज सैनिक था, उसने इनका अपमान किया तो इन्होंने उसे गोली मार दिया और इसी वजह से 1857 29 मार्च को इन्हें फांसी दी गई।
चर्बी वाला कारतूस इसे अभ्यास से इनकार सैनिकों ने किया तो इन्हें दंड में नौकरी से हटाया गया और 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर 10 मई 1857 जेल पर धावा सैनिकों को रिहा, यानी फिर सैनिक विद्रोह शुरू हुआ और जेल पर इन्होंने धावा बोला और जो भी सैनिक गिरफ्तार थे उनको रिहा करवाया, हथियार लूटे और विद्रोह शुरू किया। इसका नेतृत्व दिल्ली से हुआ बहादुर शाह जफर ने किया और इन्होंने शासक रियासतों को विद्रोह के लिए पत्र लिखे, यानी इन्होंने पत्र लिखे कि सभी रियासतें समुदाय बनाकर विद्रोह करें। बगावत कैसे फैली? सिपाहियों का विद्रोह पहले दिल्ली फिर कानपुर लखनऊ में हुआ। नाना साहब कानपुर में ब्रिटिश सैनिकों को खदेड़ दिया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इन्होंने झांसी में खदेड़ा। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में अवंतीबाई जो राजगढ़ की रानी थी और बिहार में कुंवर सिंह, यानी अपने अपने राज्यों में इन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। विद्रोहियों टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या कम थी। अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। फिर देखते हैं ये विद्रोह लगभग 2 साल तक चला था। इसके बाद कंपनी का पलटवार, यानी 2 साल तक जब ये विद्रोह चला और अंग्रेजों की सेना कम थी, पर उतने समय में इन्होंने इंग्लैंड से और ब्रिटेन से बहुत सारे सैनिक मंगवा लिए। फिर सितंबर 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया। बहादुर शाह जफर को उनकी रानी के साथ रंगून जेल में भेज दिया, यानी देश निकाला, उन्हें सजा मिली। फिर 1858 मार्च में लखनऊ पर कब्जा किया और 1858 में जून में झांसी पर कब्जा किया। मुख्य केंद्र पर विद्रोह का दमन किया, यानी जितने भी मुख्य केंद्र थे जहाँ जहाँ पे विद्रोह हो रहा था उसका जो मुख्य केंद्र था वहाँ पे इन्होंने आक्रमण किया। नए कानून लाए और इंग्लैंड से फौजी मंगवाए। जो भूस्वामी इनके वफादार थे, यानी जिन्होंने विद्रोह नहीं किया था उनको इन्होंने पुरस्कार दिया, जमीन पर परंपरागत अधिकार बना रहेगा ऐसा प्रोत्साहन दिया। लेकिन जो विद्रोही भूस्वामी थे जिन्होंने इनका विद्रोह किया था उनको समर्पण के लिए बोला गया कि हत्या नहीं की जाएगी, उन्हें सुरक्षा दी जाएगी, जमींदारी और दावेदारी इनकी बनी रहेगी। फिर देखते हैं विद्रोह के बाद साल। ये इंपॉर्टेंट है कि विद्रोह होने के बाद के जो साल थे वो कैसे रहे। तो उसमें 2 परिवर्तन आए, प्रशासनिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन। प्रशासनिक परिवर्तन में ब्रिटिश सीधे तौर पर सत्ता संभालेंगे, यानी इसके बाद इस विद्रोह के बाद अब भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश लोग यानी सीधे इंग्लैंड के लोग संभालने लगे। 1858 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया। इंपॉर्टेंट है कि भारत शासन अधिनियम कब बनाया गया था। भारतीय मंत्री का पद ब्रिटिश मंत्री परिषद का सदस्य था। इन्हें सलाह देने हेतु परिषद बनाया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा गया और ये सब कहाँ थे? इंग्लैंड में थे। भारत का गवर्नर जनरल पद को चेंज किया गया और वायसराय आए, यानी जो भारत का जनरल गवर्नर जो पद था उसको बाद में चेंज किया गया और फिर उन्हें वायसराय कहा जाने लगा और ये जो वायसराय होते थे वो रानी का प्रतिनिधि थे। फिर जो सामाजिक परिवर्तन हुए, शासक वर्ग को विश्वास दिलाया गया ये तो सुरक्षित रहेगा, भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेंगे, यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने ऐसा कहा कि आपका भू क्षेत्र सुरक्षित रहेगा, हम उस पर कब्जा नहीं करेंगे और इनके दत्तक जो इनके वंशज थे उन पुत्रों को वंशज मानेंगे, यानी उत्तराधिकारी मानेंगे। धार्मिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। मुसलमानों को शत्रु मानते थे, यानी जो अंग्रेज थे वो मुसलमानों को शत्रु मानते थे क्योंकि उस टाइम जो विद्रोह हुआ था उसमें मुस्लिम लोग अधिक थे। यूरोपीय सैनिकों की संख्या को बढ़ाया और भारतीय सैनिकों की संख्या को कम किया। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए मैं पूरा नोट्स दिखा देती हूँ। ये पूरा नोट्स है। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स बनाते चलना है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और मेरे नोट्स पसंद आते हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।